अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा प्रोग्राम था, मैंने कहा था डायबिटीज़ के बारे में, ये तकरीबन चौथा हो गया। एक पहले वो मैंने बताया था मेटफॉर्मिन का, फिर मैंने बताया था कि आपका जो जो चीज़ें डायबिटीज़ में सबसे अच्छी हैं, ड्यूक, शबनम मैंने कहा था। तीसरा मैंने बात की थी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, कि कौन सी चीज़ों को हल्की क्वांटिटी में लेना है। बंद तो नहीं है, मैं तो कहता हूँ हमारे मुसलमानों के लिए, वैसे भी अदरवाइज भी दूसरे मज़ाहिब में भी मेरा ख्याल है कि जो एब्सोल्यूट जो हम लोग नो कहते हैं ना, वो कहते हैं शराब को और उसके अलावा सूअर के गोश्त को। बाकी हमें हर चीज़ें खा सकते हैं, हल्की क्वांटिटी में खाएं। जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, वो आप उसकी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी लिए जा सकता है। तो आज का मेरा टॉपिक था, मैंने कहा ये सल्फोनाइल यूरियाज हैं। सल्फोनाइल यूरिया जो है ना, ये दवाइयाँ हैं, डायनिल नंबर क्लास 1 इंडिकेशन है। सल्फोनाइल यूरिया जो है ना, ये टाइप 2 डायबिटीज में है। इंसुलिन जो डिपेंडेंट होते हैं टाइप 1, उसमें तो लबलबा जिंदा ही नहीं होता, या लबलबा काम नहीं कर रहा होता, तो उनको देने का फायदा नहीं है। तो ये अगर किसी वजह से कोई डायनिल वगैरह या आपकी ग्लूकोफाज नहीं ले सकता, अंडर वेट है, या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है जिसकी वजह से वो नहीं ले सकता है या पसंद नहीं कर रहा है, तो फिर आप ये जो ऑटोमेटिकली सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स है ना, ये क्लास 1 इंडिकेशन हो जाती है। इसके लिए भी आपको ये ओवरवेट से ज़्यादा अंडर वेट लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वेट ज़्यादा करती है। सल्फोनाइल यूरिया जो है ना, ये हमारी आम नॉर्मल, आपको सल्फोनाइल यूरिया से नहीं पता चलेगा। समझ लें डायनिल होती थी, मुरब्बा भी एक ज़माने में 1950s में वो खाया करते थे, उस वक्त में आ गई थी। और उसके बाद ये एमरेल है, डायमाइक्रोन है और गैट्रेल है, ये सारी चीज़ें सल्फोनाइल यूरिया हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं आपको कि सल्फोनाइल यूरिया, ये जो दवाइयाँ शुगर की हैं, ये पेस्टिसाइड्स हैं। आप हैरान होंगे, पेस्टिसाइड का मतलब क्या है? जरासीम कुछ दवाइयाँ हैं। तो ये तो लोग, मैं अगर बताता हूँ तो लोग छोड़ देंगे, लेकिन ये इतनी हल्की पेस्टिसाइड है, लेकिन है पेस्टिसाइड। ये सल्फोनाइल यूरिया का मतलब ही यह है कि ये पेस्टिसाइड है। इसकी पुरानी हिस्ट्री है, ये तकरीबन 1930s और 1940s में ये इसको पहली बार इससे इंट्रोडक्शन हुआ था। और जर्मनी वाले लोग थे, वर्ल्ड वॉर ईरा था, तो वर्ल्ड वॉर ईरा में उस जमाने में लोग दवाइयों की सर्च करते थे, स्पेशली एंटीबायोटिक के लिए। तो एंटीबायोटिक के तौर पर रिसर्च थी, तो एक्सीडेंटली इसका पता लगा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ देर के बाद उनको इसको इस्तेमाल करना शुरू किया जाए टाइप 2 डायबिटीज के लिए। और ये मेरा ख्याल है कि मुझे अंदाजा लगता है कि 1952 में के करीब इसको पहली बार उन्होंने किया था। फिर 14 साल के बाद एक दूसरी थी, ग्लाइबोराइड आ गई थी, वो उसको इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। और ये तकरीबन 1995 के अंदर उन्होंने सेकंड जनरेशन हमारी आ गई। तो ये सल्फोनाइल यूरिया जो है ना, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की पाते गए। सल्फोनाइल यूरिया जो वो ड्रग्स हैं जो मेटफॉर्मिन के बाद अगर वो ना इस्तेमाल करें तो क्लास 1, जैसे मैंने पहले कहा था, इंडिकेशन है। तो ये पेस्टिसाइड्स हैं, वीक पेस्टिसाइड्स हैं, डरना वरना आपने नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब ये अप्रूव हुई है, लाखों पेशेंट का डाटा उनके पास है, लाखों पेशेंट दुनिया में लेते हैं। तो ये मगर है, ये पेस्टिसाइड है। तो अपना ख्याल रखिए। ये वो दवाइयाँ इंसुलिन की तरह जो वजन ज़्यादा करती हैं। मेटफॉर्मिन है, वो वेट न्यूट्रल है या वेट कम करती है। ये दवाई वेट ज़्यादा करती है, लेकिन वो क्योंकि ये लोग हमारे जो टाइप 2 डायबिटिक हैं, इनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो इनके अंदर वेट बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके साथ फिर वो जो 3 शबनम वाली चीज़ें हैं, वो इसके साथ ऑलमोस्ट मस्ट हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि ये हमारे जो सादी लफ्ज़ों में इंसुलिन से, जो आपकी लबलबे से इंसुलिन बीटा सेल से जो लबलबे में होते हैं, उससे इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा करता है। वो आपका ATPase जो आपका जो हमारे बीटा सेल के अंदर ना, उसकी जो लेवल जो है ना, उसके थ्रू जो पोटाशियम चैनल हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में, इन सेल में, उस पर एक्ट करके तो इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो इंसुलिन का लेवल जो है ना बढ़ जाता है। और इंसुलिन जब भी आप बाहर से लेंगे या आपका जिस्म ज़्यादा बनाएगा तो वेट इंक्रीज हो सकता है। तो खैर वो है, लोग एक्सरसाइज से, इन चीज़ों से और डाइट से
आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके प्रॉब्लम जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है जहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए, मेरा ख्याल अगर एलर्जी है आपको किसी सल्फोनाइल यूरिया से तो बेहतर एज ए क्लास सबको ही अवॉइड करें। प्रेगनेंसी है उसके अंदर भी लेना मुनासिब नहीं है, लैक्टेशन है, बेबी को मदर्स फीड कर रही हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस है कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर देती है, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर कम हो जाती है। तो शुगर कम होना के अलामत आपको पता हो कि जैसे ज़हन में कंफ्यूजन आ गई है, आपको बैकग्राउंड में पता भी है कि मैंने दवाई ले ली है, मैंने कोई मील मिस कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। खाना रेगुलर बेसिस पे और अपने मैयर क्वांटिटी में आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जंपे नहीं मारनी कि एक दिन आपने दवाई ले ली है और आपने खाना ही नहीं खाया, दूसरे दिन दवाई ले ली है और आपने उतनी दवाई ली है और आपकी खुराक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको टिंगलिंग हो सकती है, चेहरे पे नमनेस हो सकती है, दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, लोगों को हेडेक हो जाता है, लोगों को अंदाज़ा हो जाता है जिनको लंबी शुगर है 15-20 साल से, उनको अपने सिम्टम का पता होता है। और दूसरा यह है कि अगर आपको शक पड़ जाए कि मुझे शुगर लो हो रही है तो अगर ग्लूकोमेट मीटर आप बाई हैंड आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसे चेक कर लें। अगर नहीं पड़ा हुआ तो आपने इंतजार नहीं करना कि बेटा आगे दफ्तर से बुलाया उसको आके चेक करेगा, नहीं, वो खतरा है। तो आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ ले लेनी चाहिए। ये चॉकलेट वॉकलेट रोकते हैं, चॉकलेट में इतनी ज़्यादा शुगर नहीं होती, उससे बेहतर ये आपकी जो शुगर की पुड़ियाँ बना के रखें। वो जो है जैसे मैंने देखा है होटलों में वो शुगर की वो छोटी छोटी वो ऐसे साशे से होते हैं वो रखे हैं, वो थोड़ा सा ले लें। क्या होगा, थोड़ा शुगर सपोज कम नहीं है, ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इतना डैमेजिंग नहीं होगा जितना आपको हाइपोग्लाइसीमिया डैमेज हो। तो ज़्यादा डैमेज आपको शुगर कम होने से फौरी तौर पे डैमेज होता है, ब्रेन के कुछ सेल आपके फंक्शन ही नहीं करते और हो सकता है वो डेड हो जाए, तो आपके पास डिमेंशिया और इस तरह की चीज़ें आ जाएं। तो ये आपको फौरी तौर पे उसका बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। तो मैं दूसरा वो पहले ही बताया कि आपने इसके साथ खाना स्किप नहीं करना और आपने इन दवाइयों के साथ आपने जो है ना खाना हेल्दी लेना जो आपका रूटीन में है। ये नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, गोली को दिल किया वो खा ली और नाश्ता किए बगैर उठ गए या कोई आधा स्लाइस ले लिया, फिर खतरात इसके साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो जो जनरेशन हैं मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में वो दूसरी दवाइयाँ थी जो पहले वाली आई हैं, उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गई जिसमें आपकी ग्लाइबेनकलामाइड भी है जो डायनिल है, फिर ग्लिमीप्राइड है जो एमरेल गैट्रेल वगैरह हैं, फिर इसके साथ ग्लाइक्लाजाइड है जो आपकी डायमाइक्रोन वगैरह हैं। ये सब की सब लॉन्ग एक्टिंग है, डायनिल सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग है, तो उसके साथ और एहतियात करनी चाहिए। और अगर आप कोई किसी का जिगर का फंक्शन ठीक नहीं है, किसी की किडनी ठीक नहीं है, तो उनके अंदर डोज को ज़रा ख्याल रखना है और उसको अंदर लो की जा सकती है। जैसे यू गेट ओल्डर, उम्र ज़्यादा हो जाती है 60-70 पे, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा रखें। बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल इतना मुनासिब इनकम में नहीं है क्योंकि आपके अंदर प्लेइंग मार्जिन बहुत कम हो जाता है, यानी थोड़ा सा नीचे हो गया तो आप हाइपो में चले गए और दिमाग को नुकसान पहुंच गया। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अब तो अमेरिकन वगैरह तो बोलने लगे, वो कहते हैं अगर 70s में हैं तो आपका इवन HbA1c 8.5 भी ठीक है, फास्टिंग आपका अराउंड 150-140 रहता है, तो डजेंट मैटर उम्र के साथ। यंगर एज में तो उसी का स्टिक करें और रैंडम आपका 200 प्लस माइनस होता है तो वो भी ठीक है। तो ये ज़रा ख्याल रखें, चीज़ों माइनर चीज़ें हैं लेकिन ये बड़ा उसके ऊपर टेलिंग इफेक्ट होते हैं। तो बाकी सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स हैं जो कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वो होते हैं जिस पे जाके ये एक्ट करती हैं। तो कुछ मैंने बताया था सल्फोनाइल यूरिया हैं जो कि इतने सेफ नहीं है हार्ट के लिए, तो सेफेस्ट इनमें से ग्लाइक्लाजाइड है और उसके बाद किसी हद तक ग्लिमीप्राइड भी है जो एमरेल है, गैट्रेल है, ये भी किसी हद तक सेफ है लेकिन उतना नहीं है जितना ग्लाइक्लाजाइड है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस बैकग्राउंड में आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छी ड्रग्स हैं, लाखों का लोगों का है, हज़ारों पेशेंट्स जो है ना वो हैं, हमारे कई 100 पेशेंट इन चीज़ों को ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कभी कभी सपोर्ट करना पड़ता है। ये ड्रग इजीली कंबाइन हो जाती है, इंसुलिन के साथ भी हो जाती है, दूसरी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक जैसे मेटफॉर्मिन के साथ भी लोग इसको लेते हैं। तो ये कम्बिनेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन जब भी आपको ऐड करें फटाफट जल्दी में ना करें, थोड़ी डोज में ऐड करें और इसकी भी थोड़ी डोज से शुरू करें। जैसे आपका कंट्रोल ठीक ना हो
तो फिर उसको इंक्रीज करते जाएं। स्लो जाना एकदम ज़्यादा जाने से ज़्यादा बेहतर है। फिर फ्लक्चुएशन का मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए कि एक दिन आपका 70 है और अगले दिन आपका 300 हो गया, तो ये ज़्यादा डेंजरस है ब्लड प्रेशर की तरह, जिसमें बीपी फ्लक्चुएशन के ऊपर लेक्चर लोग देते हैं कि जी सडन शिफ्ट जो है ना, थोड़ी बहुत 10-20 की तो होती रहती है, लेकिन ज़्यादा शिफ्ट होनी ठीक नहीं है। इस तरह शुगर भी एकदम ज़्यादा हो जानी है, फिर एकदम कम हो जानी, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये सेफ दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड से घबराए ना। हैं पेस्टिसाइड, वाकई 100% पेस्टिसाइड है, लेकिन ये लो क्वांटिटी में इतनी टॉक्सिक नहीं है, इतनी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं है। तो कुछ एस्पेक्ट होंगे मैं जो भूल भी गया हूँगा, लेकिन उसका कोई बात नहीं। लेकिन जनरली ये दवाइयाँ जो है ना ली जा सकती हैं विद बैक, माइंड के बैक पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया से बचना है। इसका मेन, इसका जो खतरा हाइपोग्लाइसीमिया का है। वेट गेन तो है ही है, जो भी इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा करेगी ड्रग, वो आपका वेट न्यूट्रल नहीं होगी, वेट ज़्यादा करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।